मेरा अगला सवाल सर इसी पे है, बहराइच पे ही है। बहराइच हिंसा पे ही है। 20 गांवों से आए दंगाई मुस्लिम घर छोड़कर भागे। भगवा झंडा लहराने वाले की बहन बोली भाई को 15 गोलियां मारी गई। अ, अब देखिए जगदीश जी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन वहां क्या कर रहा है? बुलडोजर की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। गोरखपुर से आते हैं, गोरखपुर में ही गोरखनाथ मंदिर है और वही के महंत हैं योगी आदित्यनाथ। वही घर कह लीजिए, वही मंदिर कह लीजिए, वही मठ कह लीजिए, सब कुछ वही है उनका। और गोरखपुर से बहराइच बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर होम गृह के पास, यानी कि इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर अपने पड़ोस में कुछ हो रहा है और खुद को पता नहीं है और आप प्रदेश के शासक हो, राजा हो, और आपको पता नहीं चल पा रहा है सच्चाई, तब तो फिर ऐसी सरकार का क्या काम? यह दंगा हुआ, यह दंगा करने दिया गया, यह बहुत बड़ा एक सवाल है। हमें लगता है कि यह दंगा करने दिया गया, यह दंगा हुआ नहीं, दंगा को बढ़ावा दिया गया। यह चीजें मोहन भागवत के बयान के बाद हुई हैं, इसलिए मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी नहीं बच सकते, क्योंकि उसे नरेंद्र मोदी ने बढ़ावा दिया है उस बयान को, और उस बयान का असर बहराइच में हुआ है। बहराइच एक तस्वीर है, बहराइच से इसका आगाज किया गया है। कहां कहां ऐसी घटनाएं होंगी या आने वाले समय में बहुत चुनौतीपूर्ण होगी, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि हरियाणा चुनाव से ऑक्सीजन इन्हें मिल गया है, थोड़ी जीवित सांसें चल रही हैं। लेकिन महाराष्ट्र इनके पास है, महाराष्ट्र को इंडिया गठबंधन को इनसे छीनना पड़ेगा और झारखंड को इंडिया गठबंधन को अपने पास बचाना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है और महाराष्ट्र में भाजपा की है। तो महाराष्ट्र को भाजपा के हाथ से छीनना है और झारखंड को छीनने से बचाना है। इन चीजों में अगर दो स्टेट में इंडिया गठबंधन संभल गया और अगर अपनी सत्ता बचा ली और सत्ता छीन ली, अगर यह दोनों कार्य हो गए तो नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा, और शायद यह भी हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी विशेष सत्र जो नवंबर के आखिरी और दिसंबर के फर्स्ट में आना है, उसी सेशन मानसून सत्र में नरेंद्र मोदी की सरकार गिर भी सकती है। जी जगदीश जी, अब आखिरी सवाल लेते हैं सर, एक महाराष्ट्र से, कौन होगा महायुति का सीएम फेस? देवेंद्र फडणवीस ने खोल दिए पत्ते, कहा एकनाथ शिंदे का नाम पहले ही गठबंधन द्वारा नामित कर दिया गया है। शरद पवार को दी चुनौती, बोले अपना सीएम का चेहरा बताएं। देखिए जगदीश जी, सीएम की लड़ाई एनडीए गठबंधन में है। एकनाथ शिंदे यह चाहते हैं कि उनके नाम पर चेहरा लड़ा जाए, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तैयार नहीं है। एकनाथ शिंदे का यह कहना है कि मैं 120 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। पहले 100 सीट मांग रहे थे, अब 120 सीट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही, अब बातों को थोड़ा समझ लीजिए, दर्शकों को मैं समझाना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी 288 सीटों में से यह चाह रही है कि 170 सीटों पर कम से कम चुनाव लड़े। 170 सीट पर लड़ने का यह मतलब है कि 118 सीटें सहयोगियों के लिए छूट रही हैं। अब उन सहयोगियों में राज ठाकरे हैं, एकनाथ शिंदे हैं और अजीत पवार हैं। यह तीन लोग हैं। कोई और आ जाए तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल इन तीन लोगों की बात कर लेते हैं। एकनाथ शिंदे 100 सीट से कम पर लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, तो बचती है 18 सीटें। अब 18 सीटों में अजीत पवार 88 सीटें मांग रहे हैं, 80 सीटें, और सीटें बच रही है 18, तो राज ठाकरे को क्या देंगे? हालांकि राज ठाकरे का कोई वोट प्रतिशत वहां है नहीं। राज ठाकरे का न तो एक विधायक है और ना ही एक सांसद है, ना ही कोई एमएलसी है, कुछ भी नहीं है। 1% का वोट प्रतिशत राज ठाकरे का है। राज ठाकरे को इसलिए लाया जा रहा है कि ठाकरे परिवार के नाम का इस्तेमाल किया जा सके।
और शिवसेना उद्धव ठाकरे का असली सिंबल एकनाथ शिंदे के पास आ गया है, और ठाकरे परिवार का एक व्यक्ति होगा तो उस सिंबल के महत्व को बढ़ाया जा सके, लोगों के बीच कुछ संदेश दिया जा सके कि राज ठाकरे के साथ भी गलत हुआ है, एकनाथ शिंदे के भी साथ गलत हुआ है, उद्धव ठाकरे को गलत साबित करे। लेकिन यहाँ एकनाथ शिंदे को छीन तो लिया गया, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ में ही वोटर रह गए, वोटर नहीं आए, जिसका प्रमाण लोकसभा चुनाव में मिला। अब यहाँ पे अब यह भी चीजें हैं जगदीश जी कि एकनाथ शिंदे पहली बार विधानसभा सीट चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और अजीत पवार भी पहली बार लड़ने जा रहे हैं। यह पार्टी तोड़ के आने के बाद, अभी तक साथ में थे तो नाम शरद पवार और उद्धव ठाकरे के नाम पे वोट पड़ रहे थे। अब पता चलेगा कि इनका वर्चस्व कितना है और जनता इन्हें कितना सराह रही है, कितना मिल रहा है। लेकिन यह बात सीएम का हुआ है जगदीश। अब भारतीय जनता पार्टी जो 170 सीटों पर लड़ना चाह रही है, क्यों? साम दंड भेद भाव कुछ भी करके 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी 170 में लाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का कहीं न कहीं यह प्लान है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के वोटों को अपने सीटों पर ट्रांसफर करा लो, और उनकी सीटों पर अपने वोट को ट्रांसफर मत कराओ, अपने वोटर को रोक दो, ताकि वह इतने कमजोर हो जाए कि सर उठाने लायक न रहे। जिस तरह जेजेपी दुष्यंत चौटाला का हाल हरियाणा में हुआ है, जमानतें जब्त हो गई हैं, वही हाल एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का होगा, और इस चीज का अंदाज उन लोगों को है। अब एकनाथ शिंदे को लेकर के दशहरा के दिन जो उद्धव ठाकरे ने अपने बयान में कहा कि गद्दार अगर सोच रहा है घर वापसी कर लूंगा तो मैं उसे वापस नहीं लूंगा, वह गद्दार है। शरद पवार ने भी बहुत स्टिक हो गए हैं, वह भी अजीत पवार कितना भी माफी मांग रहे हैं तो वह लेने को तैयार नहीं है। अब इस बीच इंडिया गठबंधन का वर्चस्व है जगदीश जी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब सर्वे पर तो अब भरोसा ही नहीं रहा कि सर्वे आता कुछ और है, जमीन पे दिखता कुछ और है, लेकिन परिणाम कुछ और आ जाते हैं, खेल कोई और कर जाता है। लेकिन लोकपोल का जो सर्वे आया वह सर्वे बता रहा है कि इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों के आसपास सिमट रही है। लेकिन एक चीज मैं और कहूंगा जगदीश जी कि अगर इंडिया गठबंधन ने एकजुटता दिखाई तो इंडिया गठबंधन 288 सीटों में 180 से 190 के आसपास रेंग रही है इस समय। अब आने वाला समय कि आरएसएस जो घर घर निकला है, आरएसएस का क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आने वाला समय बताएगा। जी जगदीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे दर्शकों तक चुनावी विश्लेषण देने के लिए। हमें आशा है हमारे द्वारा दिए गए सभी विश्लेषण से हमारे दर्शक संतुष्ट होंगे। हमें अपने सुझाव जरूर भेजें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द हाजिर होते हैं कुछ ऐसी और राजनीतिक खबरों के साथ। हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए TFT इंडिया नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।